नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। किसी भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था की जाती है। भारत की आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन की परिकल्पना भी की। इसके तहत नागरिकों को मतदान देने का हक मिला और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार चुनने का मौका भी मिला। इस व्यवस्था के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत आधार पर सरकार का गठन होता है। दरअसल सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र और राज्यों में एक तय सीमा के लिए निश्चित पद्धति से शासन करती है। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का मौका मिलता है। लोकसभा में फिलहाल 543 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोटिंग होती है। इस आधार पर जिस दल को 272 सीटें हासिल होती हैं, उस दल के नेता को सरकार बनाने का मौका मिलता है। आज विशेष में हम समझाएंगे कि सरकार गठन की प्रक्रिया क्या है। ये भी जानेंगे कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने पर यानी खंडित जनादेश के मामले में किस तरह से सरकार का गठन होता है। साथ ही सरकार में प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की भूमिका के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। इसमें कार्यपालिका वो कड़ी है जिस पर किसी भी देश का प्रशासन सुचारू तौर से चलाने की जिम्मेदारी होती है। नीति निर्माण और नीतियों पर अमल की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका पर ही होती है। संविधान के तहत सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब सवाल उठता है कि सरकार का गठन कैसे होता है। इसे हम केंद्र सरकार के गठन से समझेंगे। केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये लोकसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है। नतीजों के बाद कई तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। सबसे सरल हालात हैं कि जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत अपने दम पर मिल जाए या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल जाए। ऐसे हालात में राष्ट्रपति बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन के चुने हुए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 सिर्फ इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास जब लिस्ट पहुंच जाती है तो उनको पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी से कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं। एक ऑथेंटिक लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन उनको देता है, उसके बेसिस पर जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है उस पार्टी की अपनी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सदस्य चुन के आते हैं। वो अपना एक नेता चुनता है। वो नेता राष्ट्रपति के पास जाकर के ये कहता है कि मैं बहुमत वाली जो पार्टी है उसका नेता चुना गया हूँ और प्रधानमंत्री के लिए अपना वो पक्ष जो है वो राष्ट्रपति के सामने रखता है। उसके पक्ष को कंसीडर करते हुए राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करते हैं, उनका नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की, और उन्हें कहते हैं कि आप अपने मंत्री परिषद की लिस्ट दीजिए। जिन जिन सदस्यों को आप मंत्री परिषद में लेना जाएंगे उनकी लिस्ट दीजिए। फिर प्रधानमंत्री को और उन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दी जाती है। हालांकि सरकार गठन में ज्यादा समस्या तब पैदा होती है जब लोकसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हो पाता है। ऐसे मौकों पर सरकार गठन में राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक होती है। अगर लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हालात में राष्ट्रपति आमतौर पर सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।
इस स्थिति में राष्ट्रपति एक तय समय सीमा के भीतर उस नेता को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहते हैं। राष्ट्रपति की ओर से इस विवेक का इस्तेमाल सबसे पहले 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। या तो चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो अगर उनका गठबंधन है, उस गठबंधन को मेजॉरिटी सीट मिल जाती है तो वो गठबंधन के सदस्य अपना नेता चुन करके वो राष्ट्रपति के सामने अपना क्लेम प्रस्तुत करते हैं। और अगर इलेक्शन से पहले वाला जो गठबंधन है उसको मेजॉरिटी नहीं मिली तो इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं उस समय भी बहुत सारे दल मिल करके अपना एक गठबंधन बनाते हैं और वो गठबंधन का जो नेता होता है वो राष्ट्रपति के पास जाकर के प्रधानमंत्री के लिए अपना क्लेम जो है वो प्रस्तुत करता है। अगर राष्ट्रपति उस क्लेम से सेटिस्फाइड हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है एसआर बोमई के केस में, जो संवैधानिक पीठ की एक जजमेंट है, उसमें भी ये कहा गया है कि बहुमत के लिए उनको ओथ तो वो दे देंगे लेकिन अपनी मेजॉरिटी उनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्रूव करनी पड़ेगी और उसके लिए राष्ट्रपति उनको समय देते हैं। संवैधानिक जानकार बताते हैं कि अगर जनादेश खंडित है और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं जो उनके अनुसार सदन में बहुमत साबित करने की स्थिति में हो। एक बात और गौर करने वाली है कि संविधान में इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति से पहले ही अपना बहुमत साबित करे। स्पष्ट जनादेश नहीं होने पर राष्ट्रपति के पास अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सरकार गठन के जो विकल्प बचते हैं उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो चुनाव पूर्व गठबंधन किए हुए दलों के नेता को न्योता दे। अगर चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ है तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी पार्टी के नेता को सरकार बनाने को कहें। अगर सबसे बड़ा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव के बाद हुए गठबंधन के नेता को सरकार बनाने को कहें। अगर इनमें से कोई स्थिति नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने को कह सकते हैं जो उनकी नजर में लोकसभा में बहुमत साबित करने लायक हो। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सांसद ही हो, लेकिन प्रधानमंत्री चुने जाने के 6 महीने के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने का जो अधिकार है वो उसमें क्षेत्र में ज़्यादा हो जाता है जहां किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता। तब उनको ये देखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर रहे हैं क्या प्राइमा फेसाई उसके पास वो संख्या है जिसके बेसिस पर वो हाउस के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो वो उसको ओथ दे देते हैं। मैं समझता हूँ इसमें जो उनका इन्वॉल्वमेंट है प्रेसिडेंट का वो काफ़ी अधिक रहता है। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च पद होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं जबकि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री न केवल बहुमत दल के नेता होते हैं बल्कि मंत्री परिषद के प्रमुख भी होते हैं। एक तरह से सरकार चलाने और देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करने का काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और उनके कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाम के शासक होते हैं जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की योग्यता को लेकर भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बस इतना कहा गया है कि वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो संसद और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखता है। मंत्री परिषद का गठन करने की शक्ति प्रधानमंत्री को है।
राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकते हैं जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। ये प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रियों को दिए गए विभाग में फिर बदल भी कर सकते हैं। किसी मंत्री को त्याग पत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को देने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को ही है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बल्कि उसके सभी कार्यवाहियों का संचालन भी करते हैं। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण काम शासन के सभी विभागों से तालमेल बिठाना भी है, ताकि पूरा शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इसे लेकर वो मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करने का अधिकार भी रखते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कर सकते हैं। यानी वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के पद के साथ एक बात काफी महत्वपूर्ण है कि अगर वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो कोई भी दूसरा मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिपरिषद स्वतः विघटन हो जाती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्वाचन भी करते हैं और जिन लोगों को मंत्रिपरिषद में लेने की वो सिफारिश करते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं पद और गोपनीयता की। तो इनका ये कैबिनेट की मीटिंग्स को भी हेड करते हैं प्रधानमंत्री, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसको हेड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं। कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करना और इम्पॉर्टेंट विभाग जो हैं वो भी अपने पास रख सकते हैं, और नीति आयोग का चेयरमैन एक्ट करना, ये सब उनके प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आता है। प्रधानमंत्री देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति को राय भी देते हैं। दरअसल राष्ट्रपति को जो नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, व्यवहार में वे सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र शुरू करने और उसका सत्रावसान करने की राय भी देते हैं। संसद की सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। अनुच्छेद 78A के तहत प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में और विधान से जुड़े प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करे उन सब की सूची राष्ट्रपति को दे, और राष्ट्रपति जो जानकारियां प्रधानमंत्री से मांगे उसकी जानकारी भी उन्हें दे। इस तरह प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। इसके साथ ही संघ के कार्यकलाप और प्रशासन पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। देखिए, प्रधानमंत्री एक एग्जीक्यूटिव हेड हैं हमारे संविधान के अंदर। हमारे जो संविधान के अंदर सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लेजिस्लेचर जो हैं, उन तीनों में एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, उसके हेड जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव के कार्य करते हैं वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली इट्स ए जॉइंट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स हु आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एंश्योर कि जो गवर्नमेंट का काम है वो नियमानुसार चले और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री को कई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना पड़ता है। वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। इस तरह भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी जिम्मेदारियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब तक प्रधानमंत्री को संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त है, तब तक उसे संविधान के तहत सरकार चलाने का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार में मंत्री परिषद के लिए संविधान में खास प्रावधान है। पहले मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते थे, लेकिन अब सिर्फ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही बनाए जाते हैं। कुछ विभागों के लिए राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। जिन विभागों या मंत्रालयों के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं उसमें कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। आइए मंत्री परिषद की संरचना और सरकार में उनकी भूमिका के बारे में समझने की कोशिश करते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन और शक्तियों के प्रयोग में सहायता और सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्री परिषद में 3 स्तरीय मंत्री होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। कैबिनेट स्तर का मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का प्रभार सौंपा जा सकता है। सरकार की नीति का निर्णय मंत्रिमंडल के सदस्य ही करते हैं, लेकिन किसी विभाग के संबंध में नीति निर्धारण करते समय उस विभाग के राज्य मंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पहले डिप्टी मिनिस्टर भी हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय से डिप्टी मिनिस्टर्स को लेने की प्रथा खत्म हो गई है। लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वही अटेंड करते हैं, अनलेस कि ऐसा कोई मंत्री जिसका रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री हैं या जूनियर मंत्री हैं, तो वो उनको भी कैबिनेट में आमंत्रित किया जाता है। मूल भारतीय संविधान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। समय समय पर और आवश्यकता के आधार पर मंत्रियों की संख्या में फेरबदल होते रहे हैं। 91वें संविधान संशोधन 2004 के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन संसद सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा और विदेशी राज्यों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है और मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही केंद्र का शासन चलाया जाता है। इस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के प्रधान यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के कार्यों के लिए भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रियों के विभागों के संबंध में संसद में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर मंत्री को देना होता है, लेकिन लोकहित या गोपनीयता के आधार पर सवाल का जवाब देने से इनकार किया जा सकता है। मंत्री किसी भी सदन से चुना जा सकता है और कोई भी मंत्री जो एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन जिस सदन का वो सदस्य नहीं है उस सदन में उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मंत्रिपरिषद का गठन जैसा मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर करता है विद एंड उसका अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट करता है और इनकी जवाबदेही लोकसभा को होती है। यही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जवाबदेही लोकसभा में होती है। मंत्रिपरिषद के मंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और लोकसभा के नए चुनाव के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता। अनुच्छेद 75 में ये भी कहा गया है कि किसी को भी मंत्री पद से हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति वास्तव में प्रधानमंत्री की ही शक्ति है। किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, जिस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। मंत्रीगण किसी भी कारण से या मतभेद होने पर त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं रह जाता है तो भी उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। हालांकि इस स्थिति में यानी मंत्री संसद का सदस्य न रहते हुए भी अपने पद पर रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें 6 महीने के अंदर
संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हर आम चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है, जिसके बाद नई सरकार सत्ता में आती है जो देश की नीति निर्धारण और शासन की दिशा तय करती है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि आम चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन कैसे होता है। आइए जानते हैं लोकसभा के गठन के बारे में। भारतीय संसद का दूसरा या निचला सदन लोकसभा है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन व्यस्त मतदान के आधार पर जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 राज्यों का और 20 सदस्य संघीय राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। पूरे निर्वाचन सदस्य संख्या को राज्यों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में आवंटित स्थानों का ऐसी हो कि उस संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान हो। दरअसल संविधान में लोकसभा के लिए एक निश्चित अवधि का उपबंध है। लोकसभा की अवधि उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत समय से 5 सालों की है। 5 साल की अवधि समाप्त हो जाने पर उसका स्वतः विघटन हो जाता है और उसके बाद नई लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचन आयोग आम चुनाव संपन्न कराता है। आम चुनाव का परिणाम आने के बाद निर्वाचन आयोग चुने हुए सांसदों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है। इस सूची में राष्ट्रपति को औपचारिक और आधिकारिक तौर पर पता चलता है कि किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार कहां से जीता है। इस तरह लोकसभा के गठन और सरकार बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को चुने गए प्रतिनिधियों की सूची सौंपना पहला कदम होता है। इसके बाद राष्ट्रपति नई लोकसभा गठन के राजपत्र पर दस्तखत करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल पिछले लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करता है और प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं। संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री का इस्तीफा ही पूरी सरकार यानी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। नई लोकसभा के गठन की गजट अधिसूचना के बाद राजनीतिक दल अपने अपने संसदीय दल की बैठक में नेता चुनते हैं। जब नई लोकसभा का विधिवत निर्वाचन और गठन हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने वाली पार्टी या पार्टियों के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह सबसे ज्यादा सांसदों यानी बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को मंजूरी देते हैं, जिसके बाद नई सरकार अस्तित्व में आती है। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं, हालांकि वे राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। वहीं मंत्री संसद के दोनों सदनों से लिए जाते हैं। संसद सदस्य से अलग भी किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उसे सदन के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है, नहीं तो वो अपने पद पर नहीं बने रह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।